हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से पूरा कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग PYMCQs लगाएंगे, यानी CDP के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पूरे कंसेप्ट के साथ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक तो दोस्तों ये होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का हमें ये बेनिफिट होता है कि हमें जो ये क्वेश्चन है वो ऑनलाइन स्ट्रीम में क्वेश्चन को पढ़ने से हमारी जो क्या होती है दोस्तों तैयारी होती है वो क्या होती है और स्ट्रांग हो जाती है। और क्वेश्चन को पढ़ने से और क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ने से हमारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं दोस्तों, क्लियर होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। ऑप्शन दिया है समावेशी शिक्षा का, दूसरा ऑप्शन है पृथकीकरण, तीसरा है मुख्यधारा शिक्षण, चौथा है एकीकृत शिक्षा। यानी किसकी वकालत करता है 2009। तो हम सबको पता है दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये किसकी वकालत करता है, ये समावेशी शिक्षा का वकालत करता है दोस्तों। तो ये पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, बिल्कुल राइट है। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन इसकी वकालत क्या करता है, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम करता है। थोड़ा सा देख लेंगे दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आखिर है क्या। ये क्या है, ये दोस्तों ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी पूरे भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी, ऐसा ये इस अधिकार अधिनियम में लिखा गया है दोस्तों। ये आपके अनुच्छेद 21A में इसको दर्शित किया गया है दोस्तों, और इसको पूरी तरह से 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि और भी ऑप्शन हम देख लेंगे दोस्तों कि इसका ये पृथकीकरण जो दिया है, एक मिनट दोस्तों, यानी क्या दिया है, दूसरा ऑप्शन है पृथकीकरण। एक सेकेंड, दूसरा क्या ऑप्शन दिया दोस्तों, पृथकीकरण। यानी ये पृथकीकरण बिल्कुल हो नहीं सकता, अलगाव नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहाँ पे क्या किया गया है, सबको सामूहिक रूप से यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सामूहिक रूप से क्या करना, अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराना। मुख्यधारा शिक्षण यानी मेन स्ट्रीमिंग ये भी नहीं है दोस्तों, एकीकृत शिक्षा ये भी नहीं है, इंटीग्रेटिव एजुकेशन ये भी दोस्तों नहीं है। यहाँ समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, वह यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक डैश क्वेश्चन पढ़ेंगे डैश, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। यानी ये किसकी विचारधारा है, यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों कि ये किसकी विचारधारा है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय व्यवस्था में, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, किसकी विचारधारा है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा अधिकार प्राप्त करने का अधिकार हो। ये अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा दोस्तों कि ये क्या है, समावेशी शिक्षा का के अंतर्गत ये बात कही गई है कि सभी को क्या हो दोस्तों, सामान्य शिक्षा का अधिकार हो। ये हमारा चौथा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। ये मुख्यधारा शिक्षा नहीं होगा, विशेष शिक्षा भी नहीं होगा, मतलब स्पेशल एजुकेशन भी नहीं होगा, मल्टीकल्चरल एजुकेशन भी नहीं होगा, यानी बहुल सांस्कृतिक शिक्षा भी नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ क्या बोला गया है कि समान शिक्षा, यानी सबके लिए, या चाहे वो बच्चे गरीब हो अमीर हो, मतलब जिस तरह से भी वो, जिस जगह से जिस वातावरण से भी बच्चा आता है, वो सभी के लिए जब विद्यालय में बच्चा आ जाता है तो एक समान शिक्षा देना ही इसका क्या है दोस्तों, इसका व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। आगे देखेंगे दोस्तों, एक शिक्षक को चाहिए कि ए टीचर शुड प्रमोट स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द सर्टेन कल्चर्स, इग्नोर कल्चर, दूसरा ऑप्शन से दोस्तों इग्नोर कल्चर डिफरेंट एंड द डाइवर्सिटी एमोंग स्टूडेंट, तीसरा है कम्युनिकेट दैट द रिस्पेक्ट एंड वैल्यू आल कल्चर इन द क्लासरूम, चौथा ऑप्शन है मैक्सिमाइज कंपेरिजन्स एमोंगस्ट स्टूडेंट। ऑप्शन है दोस्तों, एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए, एक शिक्षक को कि वो विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यालय की भी सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। दोस्तों इसमें दिया है कि इस तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक शिक्षक को क्या चाहिए,
वो विशेष सांस्कृतिक एवं समुदाय बच्चों को बढ़ावा दे, बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि एक शिक्षक को ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो किसी विशेष व्यक्ति की संस्कृति और समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। वो विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, ये भी क्या है दोस्तों, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नता यानी विभिन्नता किसी में नहीं करना है, किसी में डिफरेंस दोस्तों किसी बच्चों के बीच में नहीं करना है किसी भी कल्चर के तौर पे। यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी की संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं कक्षा करती है एवं महत्व देती है। दोस्तों ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। चौथा ऑप्शन देख लेंगे हम दोस्तों, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना करें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपैरिजन हम किसी भी स्टूडेंट के बीच में नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 3 हो जाएंगे हमारे राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कि वो यह संप्रेषित करे कि वो कक्षा कक्ष में यानी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के संस्कृतियों का सम्मान करती है, उन्हें महत्व देती है दोस्तों। एक शिक्षक को यही चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे, दोस्तों, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, यानी चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, कब बच्चा मतलब बहुत इफेक्टेड होकर सीखेगा, जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, यानी रटंतु विद्यु तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। ये ऑप्शन यहीं पे बिल्कुल क्या हो जाता है, गलत है। यानी पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्य को याद करते हैं, बिल्कुल नहीं, इस तरह से प्रभावी शिक्षा नहीं होगा। और दूसरा है वे श्यामपट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, ये भी नहीं है कि इस तरह से बच्चा प्रभावी रूप से नहीं सीखेगा दोस्तों। तीसरा है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ये तो सही है दोस्तों, क्योंकि बच्चा क्या होगा, यानी पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज टास्क, पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज टास्क, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है दोस्तों। लेकिन चौथा हम लोग देख लेंगे, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, नहीं दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें दिया है कि एक बच्चे के प्रभाव को यानी चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, बच्चा प्रभावी रूप से जब सीखेगा जब वो क्या होगा, सभी घटनाओं में क्या होगा, वो इन्वॉल्व होगा, सक्रिय रूप से क्या होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों 3rd ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आइए हम आगे देखते हैं, बच्चों को कक्षा में प्रश्न यानी चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास, पूछने के लिए क्या करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, बी डिस्करेज टू आस्क, ये बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि हम किसी बच्चे को डिस्करेज नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों यहीं पे कट जाएगा। पूछने के लिए अनुमति नहीं देना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है, डोंट बी अलाउड टू आस्क, ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। बी स्टॉप इट फ्रॉम आस्किंग, यानी पूछने से रोकेंगे, ये भी गलत है दोस्तों। चौथा ऑप्शन है पूछने के लिए प्रेरित करेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। बच्चों को कक्षा में क्या करेंगे दोस्तों, पूछने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे, बी इनकरेज टू आस्क, यानी उसका क्या करेंगे, उसके उत्साह को बढ़ाएंगे कि बच्चा और क्वेश्चन को पूछे। तो ये 5 का 4th ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। दोस्तों यहाँ पे लर्निंग की बात हो रही है, किसी भी क्वेश्चन को देखने से पहले यानी किसी भी क्वेश्चन को लगाने से पहले एग्जाम के अंदर दोस्तों हमें ये देख लेना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे पहले नहीं को पॉइंट किया गया है, मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, यानी मीनिंगफुल लर्निंग जो होता है क्या होता है दोस्तों, एक रोज होता है। पहला पुनरावृत्ति एवं अभ्यास के द्वारा सार्थक क्या होता है, यानी रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, इसके द्वारा तो अधिगम क्या होगा दोस्तों, इसके द्वारा तो सही होता है, मतलब और सीखते हैं हम लोग बार बार प्रैक्टिस करके। निर्देश एवं संचालन यानी इंस्ट्रक्शन एंड द डायरेक्शन, इसके द्वारा भी हम लोग सीखते हैं दोस्तों। यहाँ दिया नहीं होता है,
किसके द्वारा, किस मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक का अधिगम घटित होता है। सॉरी दोस्तों, बच्चा परेशान करे। तीसरा है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, यानी एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शंस। ये इससे भी हम दोस्तों क्या करते हैं, अधिगम को अचीव करते हैं, यानी अधिगम हमारा बढ़ता है। कंठस्थीकरण एवं स्मरण, यानी मेमोराइजेशन एवं रिकॉल। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि हम किसी तथ्य को रट के या रटंती विद्या से बिल्कुल आगे उसे नहीं कर सकते, यानी प्रोग्रेस उसका नहीं होता। तो रट के तुरंत के लिए तो थोड़ा सा काम चल जाएगा, लेकिन ये आपका बहुत टाइम तक आपके दिमाग में नहीं रहती हैं चीज़ें। तो ये जो है ये सार्थक अधिगम इससे घटित नहीं होगा दोस्तों। तो ये फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख से उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। स्तंभ क में है, स्तंभ क में देखिएगा दोस्तों प्रतिभाशाली, दूसरा अधिगम अशक्तता, तीसरा सृजनात्मक, चौथा है अवधान कमी एवं अतिरिक्त व्यक्तिक्रम। इसको देखेंगे दोस्तों, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। स्तंभ ख में दिया है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, मूल समाधानों के बारे में सोच लेता है, आसानी से विचलित होने की आदत है, शीघ्रता से एवं स्वतंत्रता रूप से क्या करता है दोस्तों, सीखने में योग्यता। ठीक है ना दोस्तों। इसमें देखेंगे दोस्तों हम लोग, इसका बहुत एक ट्रिक होता है। पहले हम मिलाएंगे कि प्रतिभाशाली, यानी प्रतिभाशाली बच्चा कौन होगा, जो क्या करेगा दोस्तों, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता उसके में होगी। तो पहला का है डी। इसमें दोस्तों देखेंगे कि पहला का डी किसमें यानी तीनों में है। ये तीसरा ऑप्शन आपका यहीं पे क्या होता है दोस्तों, कट जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है दोस्तों, यहीं पे क्या होता है हमारा, कट जाता है, क्योंकि इसमें डी नहीं दिया हुआ है और डी इज अ राइट आंसर होगा। दूसरा देखेंगे अधिगम सशक्तता, यानी क्या होगा दोस्तों, दूसरा उसमें अधिगम करने की क्या हो जाएगी, वो अधिगम ज़्यादा रूप से करेगा। दूसरा का हो जाएगा आपका ए, मूल समाधानों के बारे में सोच लेगा। नहीं, एक मिनट दोस्तों, एक सेकंड, थोड़ा सा याद दिया है दोस्तों, फिर से एक बार और पढ़ेंगे क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों के स्तंभ ख के उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। पहला देखेंगे प्रतिभाशाली, यानी क्या होता है, गिफ्टेड बच्चा, गिफ्टेड चाइल्ड कौन सा होता है। उसका दूसरा देखेंगे अधिगम असक्तता, यानी लर्निंग डिसेबल्ड, यानी सीखने में क्या डिसेबल्ड है, उसको सीखने की असक्तता है, वो सीख नहीं पा रहा है जल्दी से। तीसरा सृजनात्मक, चौथा अवधान कमी एवं अतिरिक्त व्यक्तिक्रम। पहला है प्रतिभाशाली, पहला का दोस्तों इसका हो जाएगा क्या, डी। तो इसमें ऑप्शन डी जब करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्या होगा, बिल्कुल मतलब कट जाएगा, क्योंकि ए दिया हुआ है तो ऐसे ही नहीं होगा। अधिगम असक्तता, यानी अधिगम की असक्तता होगी उसे, वो ज़्यादा सीख नहीं पाएगा, डिसेबिलिटी, कुछ डिसेबल होगा, अयोग्य होगा सीखने में दोस्तों। तो क्या होगा, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा बन जाएगा दोस्तों पहला, यानी पहला का डी, दूसरा का ए, दूसरा का ए मिल जाएगा दोस्तों। तो बाकी दो ऑप्शन मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो ऑप्शन अगर हमारे ये मान लीजिए कि दूसरा ऑप्शन आपको नहीं आता है, तो आप तीसरा देखेंगे दोस्तों कि सृजनात्मक बच्चा कौन होता है। यानी सृजनात्मक बच्चा वो होता है जो मूल समाधानों के बारे में क्या करता है, जल्दी से सोच लेता है, वो उस चीज़ को समझ पाता है दोस्तों। तो तीसरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों किसके में दिया गया है, तीसरा पॉइंट में बी आपके पहला और चौथा में है, और दूसरा सी है, ये कट गया है। तो ये नहीं, 2-3 अगर ऑप्शन आपको आता है दोस्तों, तो आप आराम से इसको क्या करेंगे, कट कर सकते हैं और सही ऑप्शन को लगा सकते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा पहला। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, यानी कूट 1 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे दोस्तों चिल्ड्रंस एरोस, यानी एरर्स, बच्चों की गलतियाँ। बार बार अभ्यास करने के लिए
कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। यानी अगर बच्चे गलती करें, चिल्ड्रन एरर्स अगर हो, यानी बच्चे बार बार गलती करते तो उन्हें क्या करना चाहिए दोस्तों? बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। मतलब देखेंगे दोस्तों इस ऑप्शन को, इसके क्या बोल रहा है ये कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है? महत्वहीन है। चौथा है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। यानी चिल्ड्रन एरर्स क्या शुड बी इमीडिएटली करेक्ट बाय आस्किंग देम टू डू रिपीटेड प्रैक्टिस। यानी तुरंत, यानी बार बार अभ्यास करने के लिए। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है उसे क्या करेंगे? बार बार अभ्यास कराएंगे। ये भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बार बार कितना बार अभ्यास करेंगे? बच्चे हर छोटी छोटी गलती करेंगे तो कितना बार उसे अभ्यास के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अधिगम का वो भाग है, यानी एरर करना अधिगम का वो भाग है, गलती करना, जिनकी तरफ विचार में क्या होती है? एक अंतर्दृष्टि देती है। यानी बच्चा बार बार गलती करके नई चीज़ों को सीखता है। और ये क्या है? बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया, क्योंकि गलती तो बच्चों से होती ही है, तो हम बार बार उसे कैसे रिपीट करेंगे या बार बार उससे अभ्यास करने के लिए बोलेंगे? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि गलती करके ही तो सीखते हैं। बड़े लोग में भी ये होता है, और छोटे बच्चे भी क्या करते हैं? बार बार गलती जब करते हैं उसके बाद से, गलती करने के बाद से क्या करते हैं? धीरे धीरे अपने सुधार को करते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। ये भी गलत है दोस्तों। और तो रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर, ये भी गलत है। आर इंस्पिकेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये भी गलत है दोस्तों। आर ए पार्ट ऑफ द लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। कि क्या होता है? एक पार्ट है, लर्निंग का, सीखने का एक भाग है, जो क्या करता है? उन्हें अलग अलग विचारों में, अलग इंसाइट तरीक़ों से उन्हें क्या करता है? थिंकिंग करने पे मजबूर करता है। तो बच्चों की गलतियाँ को क्या करना चाहिए? मतलब वो देखना चाहिए कि क्या है दोस्तों? बच्चों की गलतियाँ अधिगम का भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे मूल्यांकन को। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मैंने मूल्यांकन अगर हम करते हैं तो ये एक शिक्षण अधिगम का क्या होना चाहिए दोस्तों? एक भाग होना चाहिए। यानी मूल्यांकन करना केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्य पर आधारित होनी चाहिए। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं दोस्तों। मूल्यांकन क्या? एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही भाग है, यानी सीखने का ही एक भाग है। तो मूल्यांकन करके हम देखते हैं दोस्तों कि बच्चा आगे कितना सीखा है। तो ये क्या है? अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। एक सेकंड दोस्तों, माफ़ करिएगा, बच्चा परेशान कर क्या हुआ है। आगे देखेंगे दोस्तों 10वां क्वेश्चन। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है डैश अधिगम है। एक निष्क्रिय व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के लिए अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। यानी हमें बताना है दोस्तों कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। अधिगम क्या है दोस्तों? इसके बारे में हमें बताना है। तो हम आइए देखते हैं पहला ऑप्शन कि एक निष्क्रिय व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, यानी पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक्स प्रक्रिया है। ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि अधिगम के बारे में हमें पहले हम लोग इसको इसके राइट आंसर को देखते हैं दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों कि जो अनुभव क्या करे, व्यवहार में परिवर्तन कर दे, वो क्या है दोस्तों? अधिगम है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए चेंज इन द बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम यही है कि अनुभव के परिणामों के रूप में व्यवहार में परिवर्तन होने की एक प्रक्रिया है दोस्तों। तो तीसरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है एक निष्क्रिय व्यक्तिपरक प्रक्रिया, बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि एक निष्क्रिय ये प्रक्रिया नहीं है। जानकारी के लिए अर्जन की प्रक्रिया, ऐसा थोड़ी है कि मतलब कोई चीज़ की जानकारी के लिए ही मतलब जो हम ज्ञान अर्जन करते हैं वही अधिगम में नहीं। द प्रोसेस ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज, ये भी नहीं है दोस्तों। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आगे देखेंगे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी डैश क्या हो जाता है? मतलब जब एक शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक, यानी क्या होता है दोस्तों? देयर एबिलिटी द स्टूडेंट, यानी बिलीफ हो जाता है, पॉजिटिव बिलीफ। व्हेन टीचर्स हैव पॉजिटिव बिलीफ अबाउट स्टूडेंट एंड देयर एबिलिटीज द स्टूडेंट निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। ऐसा थोड़े कि अगर मतलब किसी बच्चे की एबिलिटी के बारे में पता चल जाए तो हम टीचर निश्चित हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। किसी हाल में टीचर निश्चित नहीं हो सकता है। और बच्चे के सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देगा कि बच्चा आप सीखे ही नहीं। जितना बच्चा सीखेगा और ज़्यादा उसके लिए क्या होंगे? अच्छे ही होंगे दोस्तों। बिकेम डिमोटिवेटेड एंड स्ट्रेसड, उसका क्या करेंगे? स्टूडेंट का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। यानी सकारात्मक विषय तब विद्यार्थी क्या हो जाते हैं? उत्साह उनका भंग हो जाता है, वे दबाव में। बिल्कुल गलत है दोस्तों ये भी ऑप्शन। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, ये बिल्कुल गलत। सीखने के लिए उत्सुकता में प्रेरित रहते हैं, मतलब ये आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, यानी बच्चे क्वेश्चन है दोस्तों। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या हो जाते हैं? वो सीखने के लिए और ज़्यादा क्या हो जाते हैं दोस्तों? उत्सुक हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। एक सेकेंड दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। क्या हो जाते हैं दोस्तों? वो सीखने के लिए और ज़्यादा प्रेरित और उत्सुक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह का से प्रोत्साहित कर सकती है? यानी एक शिक्षक जो है बच्चों को प्रभावी रूप से समस्याओं का समाधान करने में, यानी बच्चा समाधान अपनी समस्या को खुद समाधान कर ले, इसके लिए उसे सक्षम बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। और दूसरा है दोस्तों पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। दोस्तों रटंत विद्या कहीं भी नहीं चलेगी, तो ये ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल ऐसे ही गलत है। उसको क्या करना? प्रोत्साहित करना एक बच्चा को कि वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद से कर सके। बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करने, यानी बहुविकल्प। ये क्या है? मल्टीपल सॉल्यूशंस उसको देंगे। क्या करेंगे बच्चा को हम दोस्तों? मल्टीपल सॉल्यूशन देंगे। यानी आप पहला ऑप्शन था पाठ्य पुस्तक से, यानी पाठ्य पुस्तक से बार बार एक ही क्वेश्चन करा के उसकी क्या होगी? उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 4th ऑप्शन में देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखाकर, ये भी उसके समस्या का समाधान नहीं होगा। उसके हम क्या करेंगे? मल्टीपल उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों? वो बच्चा प्रोत्साहित होगा अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो राइट आंसर इज 3rd ऑप्शन, 12th का 3rd आंसर दोस्तों। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की 100 पहल व प्रयास शामिल है, इनमें से किसका उदाहरण है? वह विधियाँ देखेंगे दोस्तों कौन सी विधि? वो विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल व प्रयास शामिल है, इनमें से किसका उदाहरण है? ये है निगमनात्मक विधि, दूसरा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी लर्नर सेंटर मेथड। इसमें क्या होता है दोस्तों? वो स्वयं क्या करता है? पहल करते प्रयास, उसका स्वयं पहल करके प्रयास करके अपनी चीज़ों को सीखता है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। जब उनसे बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है, यानी तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ये किस सिद्धांत को दर्शाती है दोस्तों? देखेंगे दोस्तों
पहला ऑप्शन है संज्ञान एवं संवेग विधि। क्या होता है दोस्तों? संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। आनुवंशिक एवं पर्यावरण अलग नहीं है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। दूसरा, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। 14 का आंसर होगा दोस्तों कि बच्चा वे क्या करेगा कि लिखी हुई किस सिद्धांत को दर्शाएगा कि उसका संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। इसकी वजह से वो क्या करना है बच्चा, इसको कर रहा है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसका संज्ञान और संवेग क्या है दोस्तों? अलग नहीं है। इसीलिए ये बच्चा क्या हो रहा है कि अपने को हतोत्साहित महसूस कर रहा है। एक मिनट दोस्तों, आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? यानी निम्नलिखित में कौन क्या है? प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। पहला है विद्यालय, दूसरा है सरकार, तीसरा है मीडिया और चौथा है क्या दोस्तों? इसका परिवार। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? दोस्तों ये मीडिया है। क्या है दोस्तों? मीडिया है। प्राथमिक समाजीकरण का ही एक माध्यम है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जिन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। क्या होती है दोस्तों? बच्चों की सोच वयस्कों से क्या होती है? निम्न होती है। और जिन पियाजे का सिद्धांत ये है कि दोस्तों बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होगी, अलग होगी। यानी बच्चा उतना ज़्यादा मतलब अच्छे से चीज़ों को नहीं सोच पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होगी, ये भी गलत ऑप्शन है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होगी, ये भी गलत है दोस्तों। ये भी क्या है? ऑप्शन गलत है। इसमें दिया बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होगी, अलग होगी दोस्तों। यानी कोई चीज़ को हम सोच सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पेन है, पेन को अगर बच्चा देख के बता सकता है इसे हम लिख सकते हैं और ये ब्लैक कलर का, ये जान पाता है, मतलब ये उसके गुण को पहचान लेगा। लेकिन इतना नहीं जानेगा कि कहाँ से कैसे बना, फिर कैसे इसका आविष्कार हुआ। यानी बड़े इसको डीपली जान पाएंगे, लेकिन छोटा क्या होगा, उसकी ज़्यादा क्या होगी, बहुत ज़्यादा उसकी थिंकिंग है वो आगे नहीं जा पाती है। लेकिन वो सोचते हैं, बिल्कुल सोचने की कोशिश करते हैं। तो जिन पियाजे का सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव यही है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आगे देखेंगे दोस्तों जेंडर, यानी जेंडर क्या है? इज एन ए एंड एन क्या है कि एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा, एक जैविक निर्धारण है, यानी बायोलॉजिकल डिटरमाइनेट है ये दोस्तों। क्या है? बायोलॉजिकल डिटरमाइनेट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कराता है? पहला है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं शौक। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक, व्यक्तिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तीसरा है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तिक, शौक। और चौथा क्या है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। यानी 18 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसका 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कौन से विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान कराता है कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक। ये इसका सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आगे देखेंगे बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है कि बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। दूसरा है बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिनमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल है। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि ये क्या है? एक आनुवंशिक विशेषक है जिनमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क करना भी शामिल होता है दोस्तों। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? यानी एक प्रगतिशील शिक्षा में प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चिल्ड्रन आर सीन एज इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज
निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में। ये कैसे हम प्रगतिशील शिक्षा के बच्चों को देखेंगे। तो इसका होगा खाली स्लेटों के रूप में, यानी ब्लैंक स्लेट्स, इसके रूप में हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को देखा जा सकता है। यानी प्राथमिक शिक्षा में वो क्या होते हैं, बिल्कुल मानसिक पटल उसका खाली होता है, जिस तरह से हम उसे चाहें उस तरह से उसमें बुद्धि को, यानी उनके विचारों को भर सकते हैं दोस्तों। लिंग वाइगोस्टिकी के अनुसार अधिगम क्या है, इसको देखेंगे दोस्तों। लिंग वाइगोस्टिकी के अनुसार लर्निंग यानी अकॉर्डिंग टू लिंग वाइगोस्टिकी लर्निंग एज, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, हम सभी जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा, एक सामाजिक के बारे में, सामाजिक रोल के बारे में बात किया। तो एक क्या है दोस्तों, एक सामाजिक गतिविधि, एक सोशल एक्टिविटीज़ है। आगे देखेंगे दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। यानी पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, विलंबित अनुकरण यानी डिफरेंट इमिटेशंस, विचारों की अनुत्क्रमणीयता यानी इररिवर्सिबिलिटी ऑफ द थॉट। चौथा वर्तुल प्रक्रिया यानी सर्कुलर रिएक्शंस। इसका हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी गोल डायरेक्ट बिहेवियर क्या होता है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे की विशेषित करता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज है राइट आंसर 22 का। आगे देखेंगे दोस्तों, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। यानी बच्चों के लिए, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिक के द्वारा पूर्ण निर्धारित होती हैं। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। पहले से कैसे पूर्ण निर्धारित हो जाएंगी बच्चों की, कितना बच्चा आगे जाके सीखेगा या सीख पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक मिनट बेटा। दूसरा है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती हैं। ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों, कि इससे हमें कुछ पता नहीं चलता कि बच्चे की अधिगम है, उनके अधिगम के लिए कौन सा कथन सही है, ये भी नहीं प्रदर्शित करता है दोस्तों। तीसरा, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उनके पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। ये भी गलत है। पुरस्कृत और दंडित करके हम बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। यानी बच्चा क्या करता है, स्वाभाविक रूप से ही क्या होगा, वो स्वाभाविक रूप से ही प्रेरित होगा। यानी आल चिल्ड्रन आर द नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल। यानी अपने स्वाभाविक के अनुसार ही बच्चा क्या करेगा, सीखेगा और अधिगम को करेगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों। चालक विकास के दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है। यानी कहाँ से कहाँ तक होता है। देखेंगे इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ द मोटर डेवलपमेंट एट द सीक्वेंस ऑफ द मोटर डेवलपमेंट इज द फ्रॉम डैश टू डैश। मतलब क्या होता है, अधोगामी और शीर्षगामी चलता है, यानी अधोगामी से शीर्षगामी तक। और क्या है दूसरा, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक, यानी स्थूल चालक विकास और सूक्ष्म चालक विकास तक, यानी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, 24 का 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी व्यक्ति चालक विकास के दर में व्यक्ति विशेष। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वो अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, किशोर अवस्था। यहाँ से पता चल जाता है कि ये अवधि क्या संक्रमण की पहल करती है दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखेंगे दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या हैं। बच्चे क्या हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं बच्चे। मतलब बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के साधारणपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के अनुबंधित
किया जाता है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करके। यानी दंड पुरस्कार से तो कुछ नहीं सीख सकते हैं बच्चे दोस्तों। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं उनका अन्वेषण करते हैं। जिन पियाजे ने यही कहा है दोस्तों कि वो क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने व्यवहार को, अपने अधिगम को वो लोग बढ़ाते हैं, सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे वो व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं, अन्वेषण करने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर दोस्तों इसका। आगे देखेंगे 27 क्वेश्चन को। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेग वाइगोस्तिकी क्या कहते हैं। यानी मौखिक संवाद जो बच्चे आपस में करते हैं उसे लेग वाइगोस्तिकी क्या कहते हैं। हम सभी को पता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच बोलते हैं उसे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। यानी क्या प्रदर्शित करता है इसको हम लोग देखेंगे 28 का दोस्तों। विकसित जेंडर पहचान, ये क्या होता है, विकसित जेंडर पहचान, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है, विकसित जेंडर पहचान का। ठीक है ना दोस्तों, आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, यानी एक एलिमेंट्री क्लासरूम, इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू द एक्सपीरियंस दैट ए चाइल्ड ब्रिंग विथ हर, क्या लेके आती है दोस्तों, उसकी अपेक्षा करना चाहिए, जो अनुभव लाती है उसको क्या करना चाहिए दोस्तों, ये दिया हुआ है, उसकी अपेक्षा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल कट जाएगा दोस्तों यहीं पे। एक मिनट, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों कट जाएगा, क्योंकि उसे हम अपेक्षित क्यों करेंगे, उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है, इग्नोर करेंगे, ये भी नहीं कर सकते हम दोस्तों। दूसरा, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, यानी उन्हें शामिल करके उनको संचय करना चाहिए। बिल्ड ऑन, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि वो क्या लेके आई हो अनुभव अपने साथ, उनको क्या करना, आविष्कार कर देना चाहिए। यानी एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें आविष्कार करना चाहिए, उन्हें मना करना चाहिए, क्योंकि वो एलिमेंट्री क्लास यानी उसका जब पहला ही क्या होगा दोस्तों, उसका पहला ही कक्षा होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसको अलग कर देंगे, यानी उन्हें अस्वीकार कर देंगे, डिने कर देंगे कि बच्चे क्या करें, अधिगम करें और अच्छी चीज़ों को यहाँ पे सीखें। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे दोस्तों। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाइयों की चोरी नहीं करनी चाहिए, वो दवाइयाँ जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और वो जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि वो क्या करता है दोस्तों, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिन्यास करता है। एक मिनट बाबू, मत परेशान कर लो, माफ़ करिएगा दोस्तों, बच्चे हैं परेशान कर रहे हैं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिनिवास करेंगे। द यूनिवर्सल इन एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशंस, ये क्या करेगा, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिन्यास का सिद्धांत वो अवस्था का को क्या करेगा दोस्तों, वो प्रस्तुत करेगा। आशा है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के इस सेशन को बस यही समाप्त करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस को लगाते रहें और करते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।